कभी सोचा है कि हमारी आंखें हमारी माँ जैसी और हमारी मुस्कान हमारे पिता जैसी क्यों होती है? ये वंशानुक्रम का रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसे इंसान सदियों से सुलझाने में लगा है। चलिए, आज हम उसी कहानी में चलते हैं जिसने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया। बड़ा ही बुनियादी सवाल है ना? और ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये जवाब हमें मिलेगा एक ऐसे भिक्षु के काम से जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल से। फिर उनके मशहूर मटर के प्रयोग को समझेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स की भाषा सीखेंगे, उनके दिए गए नियमों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो कोई मशहूर साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रिया का एक भिक्षु। नाम था ग्रेगर योहान मेंडल। मेंडल का जीवन 1822 में शुरू हुआ और 1843 में वो एक मठ में चले गए। लेकिन उनकी असली कहानी शुरू हुई मठ के बगीचे में 1856 से 1863 के बीच। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने 1866 में अपने क्रांतिकारी नतीजे पब्लिश तो किए, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सोचकर देखिए, जब 1884 में उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया को पता तक नहीं था कि आनुवांशिकी का जनक अब उनके बीच नहीं रहा। तो सवाल ये है कि मेंडल ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। देखिए, उनका कमाल सिर्फ उनके सवालों में नहीं था, बल्कि उनके तरीके में था। और सबसे जरूरी, उनका एक अहम चुनाव, एक साधारण सा मटर का पौधा। अब मटर का पौधा ही क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती थी, मतलब रिजल्ट्स जल्दी मिलते थे। फिर इसके फूल बायसेक्सुअल होते हैं, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी, यानी मेंडल के हाथ में पूरा कंट्रोल था। और हाँ, ढेर सारे बीज मिलते थे, जिससे डेटा एनालाइज करना आसान हो जाता था। और यहाँ दिखता है मेंडल का असली कमाल, उनका सिस्टमैटिक अप्रोच। उन्होंने मटर के पौधे में 7 ऐसे गुण चुने जो बिल्कुल साफ थे। मतलब, या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। फूल या तो बैंगनी होगा या सफेद। इससे क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट्स। अच्छा, अब मेंडल के नियमों को समझने से पहले जरूरी है कि हम उसकी भाषा सीख लें। समझिए, ये जीवन का सीक्रेट कोड है। तो चलिए कुछ जरूरी शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले, जीन। ये वंशानुक्रम की बेसिक यूनिट है जो किसी खास गुण को कंट्रोल करती है। और एक दिलचस्प बात, मेंडल ने इसे जीन नहीं बल्कि फैक्टर्स कहा था। जीन नाम तो काफी बाद में 1909 में योहानसन ने दिया। अगला है एलील। ये बस एक ही जीन के अलग अलग वर्जन हैं। सिंपल, जैसे हाइट वाले जीन के 2 एलील हो गए, एक लंबेपन के लिए जिसे हम बड़े टी से लिखेंगे और एक बौनेपन के लिए जिसे हम छोटे टी से लिखेंगे। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है। अगर किसी गुण के लिए दोनों अलील्स सेम है, जैसे या तो दोनों बड़े टी हों टी, या दोनों छोटे टी हों स्मॉल टी, तो वो है समयुग्मजी। और अगर दोनों अलील अलग अलग है, मतलब एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो वो हो गया विषमयुग्मजी। बस इतना सा फर्क है, पर ये मेंडल के नियमों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में 2 सबसे जरूरी शब्द, जीनोटाइप और फिनोटाइप। आसान भाषा में समझते हैं। जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप, मतलब अंदर का कोड, जैसे टीटी या टीटी। और फिनोटाइप है वो चीज़ जो हमें बाहर से दिखती है, जैसे पौधे का लंबा होना या बौना होना। तो जीनोटाइप अंदर का ब्लूप्रिंट है और फिनोटाइप उसकी बाहरी बिल्डिंग। चलिए, अब जब हम भाषा सीख चुके हैं, तो अब वक्त है मेंडल की सबसे बड़ी खोजों को समझने का। उनके बगीचे से निकले वंशानुक्रम के 3 महान नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसका मतलब है कि जब 2 अलग अलग एलील एक साथ आते हैं तो एक बॉस की तरह बिहेव करता है, उसे कहते हैं प्रभावी एलील, और वो दूसरे यानी अप्रभावी एलील के असर को दबा देता है या छिपा देता है। इसको समझने के लिए मेंडल का क्लासिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे टीटी से क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में क्या मिला? सारे के सारे पौधे लंबे निकले, बौनापन जैसे गायब ही हो गया।
लेकिन जब उन्होंने इन पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में बौनापन वापस आ गया। और नतीजा क्या था? एकदम एक प्रिडिक्टेबल अनुपात, हर 3 लंबे पौधों के लिए 1 बौना पौधा। ये 3:1 का अनुपात प्रभाविता के नियम को साबित करता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, विसंयोजन का नियम। ये कहता है कि जब युग्मक बनते हैं, मतलब स्पर्म या एग, तो एक गुण के दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हर युग्मक में उस गुण का सिर्फ एक ही एलील जाता है, बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर। और अब तीसरा नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये नियम मेंडल को तब मिला जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक साथ 2 गुणों को स्टडी किया, जिसे कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ये नियम कहता है कि अलग अलग गुणों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में जाते हैं, मतलब एक गुण का वंशानुक्रम दूसरे पर निर्भर नहीं करता। यहाँ हम एक डायहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। ये पनेट स्क्वायर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इससे मेंडल ने 2 चीज़ों को एक साथ ट्रैक किया, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और बीज का रंग पीला या हरा। उन्होंने एक शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पौधे को एक शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से क्रॉस कराया, और जो नतीजे आए, उन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। और नतीजा था ये जादुई नंबर 9-3-3-1, मतलब 9 पौधे गोल और पीले, 3 गोल और हरे, 3 झुर्रीदार और पीले, और सिर्फ 1 झुर्रीदार और हरा। ये कोई संयोग नहीं था, ये गणितीय सटीकता इस बात का पक्का सबूत थी कि ये दोनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन मेंडल यहाँ रुके नहीं। उन्होंने अपनी थ्योरीज को डबल चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था किसी भी पौधे के छिपे हुए जेनेटिक कोड, यानी उसके जीनोटाइप का पता लगाने का। ये उनके कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक और सबूत है। तो इतनी सब कहानी के बाद मेंडल के काम की आखिर अहमियत क्या है? आसान शब्दों में कहें तो उनके 19वीं सदी के बगीचे में किए गए प्रयोगों ने आधुनिक विज्ञान की बुनियाद रखी। इससे हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। वंशानुक्रम के नियम उतने ही सटीक हैं जितने कि भौतिकी के नियम। मेंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने जीव विज्ञान में गणित और पूर्वानुमान को जोड़ा। उन्होंने साबित किया कि जीवन का कोड रैंडम नहीं है, बल्कि व्यवस्थित नियमों पर चलता है जिन्हें हम समझ सकते हैं। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है, मेंडल के काम ने आधुनिक विज्ञान को कैसे बदला? देखिए, आज चिकित्सा से लेकर कृषि तक, जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर जीवन के बारे में हमारी समझ तक, हर जगह मेंडल के सिद्धांतों की छाप है। उनके काम ने ये समझने का दरवाजा खोला कि हम आखिर है कौन, और ये सफर आज भी जारी है।